हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों का सेकेंड डे है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कवर कर लिया था। और आज हम 21 से लेकर के 40 हम लोग आज कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये सीरीज़ जो है वो कंप्लीट 90 डेज़ तक चलेगी, और आप लोग सब साथ बने रहें और अच्छे से हम लोग एक एक क्वेश्चन को, एक एक PYQs को डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं दोस्तों। कंट्रीज़ दिए हुए हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है दोस्तों कि एस्ट्रिया, बल्गारिया, क्रोशिया, सर्बिया, स्वीडन। इसमें सर्बिया इज़ नॉट द मेंबर एंड एस्ट्रिया इज़ नॉट द मेंबर। तो इसमें जो होंगे वो बल्गारिया होंगे, क्रोशिया होंगे, स्वीडन होंगे और नॉर्थ मैसिडोनिया होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली 4। तो नाटो के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि नाटो, आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है। ये 1949 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसमें 32 अभी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें स्वीडन इज़ द 32nd। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द नाटो। सेकेंड क्वेश्चन, कंट्रीज़ दिए हुए हैं। एंड दिस माउंटेन पासेस थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज़। एंड दिस माउंटेन वो कितने देश से गुजरता है। तो आपको पता होगा एंडिस माउंटेन, आप ये अगर मैप देख लो ना, दिस अ मैप ऑफ साउथ अमेरिका। तो एंडिस माउंटेन जो इस साइड ऐसा है, ऐसे फैला हुआ है, ये एंडिस माउंटेन है। तो ये वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है। तो इसमें आप कुछ ऑप्शंस को कट कर सकते हो, जैसे कि ब्राज़ील नहीं होगा क्योंकि ब्राज़ील इधर पड़ता है। पैराग्वे नहीं होगा, पैराग्वे इधर बीच में पड़ता है यहाँ पे। तो बचे 4 ऑप्शंस। तो 4 ऑप्शंस में बोलिविया होगा क्योंकि बोलिविया का लोकेशन ये है दोस्तों, कोलंबिया का लोकेशन ये है दोस्तों, इक्वाडोर का लोकेशन ये है दोस्तों, और वेनेजुएला का लोकेशन ये है। तो वेनेजुएला भी आपको लगेगा कि वेनेजुएला में ना टिप ऑफ, नॉर्दर्न टिप ऑफ एंडस माउंटेन ये पड़ता है। इस बात को आप ध्यान रखना। इसका आंसर होगा ओनली 4, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड वेनेजुएला। लेक दिए हुए दोस्तों 23rd में। और हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास। तो लेक तंगनाइका ये आपको पड़ेगा अफ्रीका में, लेक टोनले सैप और ये पड़ेगा आपको कोलंबिया में, और ये पड़ेगा आपको ब्राज़ील में। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इक्वेटर से ना कोई भी पास नहीं करता है, किसी भी लेक से इक्वेटर जो है वो इक्वेटर की लाइन क्रॉस नहीं करती है। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। लेक तंगनाइका ये आपको पड़ेगा साउथ ऑफ इक्वेटर लाइन, टोनले सैप ये पड़ेगा आपको नॉर्थ ऑफ इक्वेटर लाइन, और पेटोज लगून पड़ेगा ये आपको साउथ ऑफ इक्वेटर लाइन। तो ये इसका आंसर नन होगा। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022 से 23 के बीच में देखते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है टर्मरिक का। मोर देन 30 वेराइटीज़ ऑफ द टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, 30 वेराइटीज़ ऑफ टर्मरिक ग्रोन है इंडिया में, मतलब 30 वेराइटीज़ ऑफ टर्मरिक। ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं भी मालूम है तो उसको आप छोड़ सकते हो। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट। बिल्कुल, तेलंगाना टर्मरिक में ना लीडिंग प्रोड्यूसर है। और जब भी आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ऐसा स्टेटमेंट रहता है ना, महाराष्ट्र कोमा, तेलंगाना कोमा, कर्नाटक कोमा, तमिलनाडु कोमा, अगर आपको एक सिर्फ पता है कि वहाँ पे ऐसा मिल रहा है, आप ये मान के चलना कि ये स्टेटमेंट सही होता है यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी कभी ऐसा गेम नहीं खेलती है कि 2 स्टेट वो ऐसा दे देगी कि हाँ टर्मरिक यहाँ हो रहा है, और तीसरा स्टेट ऐसा दे देगी जहाँ पे होता ही नहीं है। तो बिल्कुल जो ट्रेंड पकड़ में आया है वो यूपीएससी कभी यहाँ पे ऐसा नहीं करती है। हाँ, मोर देन 30 वेराइटीज़ ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। 30 वेराइटीज़ ज़्यादा जो है टर्मरिक वो हमारे देश में मिलता है। इसका स्टेटमेंट होगा, आंसर होगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फेनोमेना ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। बिल्कुल एनसीईआरटी का सवाल दिया हुआ है वहाँ पे अच्छे से। द बेल्ट ऑफ द एंशियंट रॉक फ्रॉम द ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद द
वेस्टर्न अफ्रीका, बिल्कुल सही बात है। वो जिग्सॉ फिट वाला कॉन्सेप्ट जो था, ये स्टेटमेंट सही है। द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेट्यू व्हेन अदर टू कॉन्टिनेंट ले साइड बाय साइड, बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि वो गोल्ड का जो एज है और डिपो सेम है, और दूसरी बात है कि उनका मटेरियल भी काफ़ी सेम है। गोंडवाना सिस्टम आर द सेडिमेंट फ्रॉम द इंडिया इज नोन टू हैव इट्स कॉन्ट्रपार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सॉदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि पेंजिया जब टूटा तो गोंडवाना और लॉरेशिया में कन्वर्ट होता है टूट करके, फिर आपको ऐसा दिखेगा कि ये जो है गोंडवाना में जो है वहाँ पे 6 डिफरेंट लैंड मासेस में उनका जो है आपको सेडिमेंट आपको वो दिखेगा। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमोसफियर इज मोर इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज दैन द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में आपको पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है और पोलर रीजन काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी वहाँ ठंड रहती है। तो इक्वेटोरियल रीजन में बारिश ज़्यादा होने की वजह से वहाँ डस्ट आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, और सबसे ज़्यादा डस्ट आपको ना वो आपको सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में ही दिखेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव द लेस ड्राई विंड्स। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव लेस ड्राई विंड्स। ड्राई विंड नहीं, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया में ड्राई विंड ज़्यादा होगी ना, क्योंकि ड्राई विंड मतलब सूखा, ये लेस नहीं है, या मोर होना चाहिए। लेस ड्राई विंड दोस्तों इक्वेटोरियल रीजन में होता है, ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिकल और ये टेम्परेट में नहीं होता। तो स्टेटमेंट ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी। 27 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत पूछा है इस पर यूपीएससी ने। इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बेंड इक्वेटरवर्ड वाइल द क्रॉसिंग द लैंड मासेस एंड पोलवर्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशन, बिल्कुल सही बात है। ये आप एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी में ऐसा फिगर दिया हुआ है। जिस तरीके से आप अगर ये मैप बनाओगे ना इसका, फिर ये बना लो आप, और ये तो आप देखना कि आइसोथर्म जो है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर वर्ड मूव कर जाता है वाइल द क्रॉसिंग द लैंड मासेस पोल वर्ड वाइल। तो आप देखना यहाँ पे ऐसे ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा, फिर ऐसा दिखेगा, दूसरा, फिर ऐसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा। जो आइसोथर्म वो लाइन होता है जहाँ पे सेम टेम्परेचर आपको मापा जाएगा, वो लाइन इस क्षेत्र में ना, मतलब लैंड मासेस के क्षेत्र में वो नॉर्थ मूव करती है, और आपको ओशन के क्षेत्र में वो आपको बेंड करती है साउथ की तरफ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। स्टेटमेंट 2 क्या है? इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर दैन डैट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो एयर है वो जनवरी में वो बिल्कुल आपको वार्मर रहता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही, क्योंकि ये इंडिया है ना, अगर एयर यहाँ वार्मर हो जाएगी ना, और ये अगर यहाँ पे कोल्डर रहेगी ना, तो हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा, लो प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा, तो आप देख लो ये सी ब्रीज चल जाएगा। तो यहाँ पे मानसून आने की चांस, मानसून का ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये भी है मानसून का। तो आप ये ध्यान में रखना कि बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि जनवरी में के महीने में ऐसा होता है, क्योंकि जनवरी के महीने में ये वार्म और ये कोल्ड, तो यहाँ पे लैंड ब्रीज आपको देखने को मिलता है। ये इसमें बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 27 का ए। 28 में चलते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द रॉक्स, chalk is known as the very permeable rock, whereas the clay is known as quite an impermeable or least permeable rock। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है कि चौक जो है वो आपको एक परमिएबल रॉक के परमिएबल जो है, और क्ले जो है तो थोड़ा आपको इम्परमिएबल देखने को मिलेगा। चौक इज पोरस हेंस एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है स्टेटमेंट। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है। पोरस होता है लेकिन नॉट एट ऑल नहीं, वो थोड़ा पोरस होता है। तो ये स्टेटमेंट आप गलत है, ये थर्ड ना गलत है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आप देख लो कौन सा होगा इसका। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड डेट एक्सप्लेन दी। हाँ, ओनली वन ही करेक्ट है ना, एक तो गलत है ना, इसमें यही होगा। ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा ख़त्म कर दूँ। चलिए दोस्तों,
क्वेश्चन 29 पे कौन से द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विदाउट द एटमोसफियर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मून देख लो ना, मून पे ऐसा है क्या हर जगह पे टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है? मार्स देख लो ना, मार्स पे ऐसा है क्या कि टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है? एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर लेके इसको समझ सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप देख लो, 1 काटो, 1 1 1 का आंसर 2 3। फिर भी देख लेते हैं 2 3 क्या है। हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड बाय द एटमोसफियर मेंटेन आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। बिल्कुल, अर्थ है हमारा, सन से शॉर्ट वेव आती है और अर्थ लॉन्ग वेव छोड़ती है, और लॉन्ग वेव को ट्रैप करने वाला CO2 का लेयर है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। एटमोसफेयर गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकुलरली गुड एब्जॉर्बिंग द ट्रैपिंग रेडिएशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। 2 और 3। क्वेश्चन में 30 पे चलते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल पुअर एज मेजोरिटी ऑफ द लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनियस एनिमल्स आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है सुन करके। हाँ, ऐसा होगा, कर रहा होगा। इट इज़ इनिशिएटेड टू प्रमोट द इंडिजिनियस कैटल एंड बफेलो रेयरिंग एंड कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। गोकुल मिशन का यही प्रावधान है जो इन दोनों स्टेटमेंट में दिया हुआ है, और दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आपको दिखते हैं ना, तो आप ये मान के चलो कि वो 99% चांसेस उसके सही रहने के होते हैं। और कहीं अगर डाटा है तो डाटा आप वहाँ चेक कर लेना, कहीं 50% ऐसा कुछ दे दिया हो, 90% अगर दे दिया हो, या 40% दे दिया हो, तो वहाँ आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस जगह पे आपको, आप ऐसे ही सी मार के चलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट किसी मिशन को लेकर के जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिशन है, और मिशन को लेकर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो UPSC उसको कभी गलत नहीं करेगी। 31 स्टेटमेंट 1, studies indicate that the carbon dioxide emission from the cement industry account for more than 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों कि वो इमिशन जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री से वो मोर देन 5% है। सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्सड विद द लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। ये भी स्टेटमेंट सही है कि सिलिका जो है वो मिक्स किया जाता है वाइल मैन्युफैक्चरिंग द सीमेंट। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू द लाइम ड्यूरिंग द क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल, लाइमस्टोन को जो है वो कन्वर्ट भी करते हैं। ये काफ़ी आप देख लो ना कि वो काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा है, और स्टेटमेंट इसमें तीनों सही है, 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। और इसका होगा ये ए हो सकता है। बहुत सारे आंसर की इसका आंसर जो है वो बी भी दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक UPSC का फाइनल आंसर ये आया नहीं है, तो हम लोग ए मान के चलते हैं, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही दिख रहा है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बहुत सारे देख लीजिए दोस्तों कि स्टेटमेंट 1 2 3 करके सर पूछा गया है। एट 28th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP28 इंडिया रिफ्रेंड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट एंड हेल्थ। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी था कि भारत ने डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ को साइन करने से मना कर दिया है। द COP28 डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट एंड हेल्थ इज बाइंडिंग डिक्लेरेशन, इफ साइन इट बिकम मैंडेटरी टू डिकार्बनाइज द हेल्थ सेक्टर। बाइंडिंग नहीं है दोस्तों, दिस इज नॉन बाइंडिंग। तो आप यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना कि बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग में UPSC बहुत खेलता है। इफ हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बनाइज्ड द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। बिल्कुल दोस्तों कि अगर हेल्थ केयर को अगर आप डिकार्बनाइज कर दो ना, तो फिर आप जो आपको रेजिलियंस है हेल्थ केयर का, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, क्योंकि हमारा हेल्थ सेक्टर ऐसे ही जर्जर स्थिति में है, और उसको डिकार्बनाइज कर दिया जाए तो बहुत सारा रेजिलियंस जो है उसका डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है, 3 सही है। तो इसका क्या आंसर होगा? 1 ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, डेट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो इसका आंसर सी होगा। 33 पे चलते हैं। स्टेटमेंट 1, साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट द शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस। ठीक है स्टेटमेंट। सोलर फ्लेयर्स एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बॉम्बार्डेड द अर्थ आउटर मोस्ट एटमोसफियर विथ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। बिल्कुल, अगर यहाँ से आइस पिघले और यहाँ से आइस पिघले तो वाटर जो है मूव करती है इक्वेटर की तरफ, क्योंकि इक्वेटर का क्षेत्र ना वार्म होता है, तो वाटर मूव क्या करती है? वार्म की तरफ, कोल्ड से वार्म की तरफ।
तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। सोलर फ्लेयर को लेकर के यूपीएससी ने 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था, और बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से वो अर्थ आउटर एटमॉस्फेयर में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये इस बात का प्रूफ है कि ये जो है अर्थ के रोटेशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिफ्ट इज टेकिंग इन द अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस, ये सोलर फ्लेयर इसको प्रूफ नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट ये वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, 3 वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट, बट हाँ, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। तो इसका आंसर बी होगा। 34, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन द ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट। हाँ, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट दोस्तों। कार्बन मार्केट को लेकर के जो है ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है, और इसमें ये है कि आर्टिकल 6 को लेकर ये भी है कि इट ऑल्सो इनकरेज कंट्रीज टू कॉपरेट वाया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, आप कह लो। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में भी ये आर्टिकल 6 ये बात करती है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में जो है ये इंकरेज करती है कंट्री को कॉपरेट करने के लिए। आर्टिकल 6 कह रहा है कि आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज इंटेंड टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजी टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट। हाँ, बिल्कुल ये भी सही है स्टेटमेंट दोस्तों। कि पहला तो ये कार्बन मार्केट को, एक तो पहला स्टेटमेंट ये है कि मैं आपको बता दूँ इसको तोड़ करके, कि आर्टिकल 6 ने एक फ्रेमवर्क को तैयार करता है फॉर कार्बन मार्केट अलाउइंग कंट्रीज टू ट्रेड एमिशंस, ट्रेड एमिशन के लिए एक तैयार करता है। दूसरी बात ये आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मदद कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और दोनों जो है वो बिल्कुल इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? ए, 34 का ए। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब फॉर द एशियन पैसिफिक। अगर नहीं पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि आप देख लो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ नाम दिया हुआ है ना, सब टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, सब टॉप के टॉप ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी को रिस्क लोगे तो यहाँ गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपका सही होने का चांस सिर्फ 25% है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। COP 28 में इसकी चर्चा हुई थी, और $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का सोची थी ये नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब के थ्रू एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो ये COP 28 में इसकी बात हुई थी। अगर आपको याद है तो आप मार दो, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो। 36 है कि विथ रेफरेंस टू द डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का सवाल जहाँ आ जाए ना, ध्यान रखना वहाँ पे ऑल स्टेटमेंट ट्रू होने के चांसेस रहते हैं, कि इस टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है, उस टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है। तो इसे यूपीएससी बहुत सारा खेल खेलता रहता है। तो आप देख लो कि इट कैन बी यूज्ड इन अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकता है ये। इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर द प्लास्टिक प्रोडक्शन इन द फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। अब ये प्रूफ करना, इसका अपोजिट प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है, कि इसका अपोजिट प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, प्रूफ करो, तो बहुत डिफिकल्ट है किसी टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। इन एविएशन इट कैन दिया है ना दोस्तों, कैन पकड़ो ना, ये इस्तेमाल किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट द सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल, बिल्कुल ये कर सकते हैं। इसका अपोजिट आप प्रूफ कर सकते हो क्या? ये ऐसा नहीं कर सकता है। आप अपोजिट प्रूफ करो, बहुत बहुत डिफिकल्ट है किसी टेक्नोलॉजी के उसके अपोजिट प्रूफ करना कि ये काम नहीं कर सकता है। उसको थोड़ा रिनोवेट करके वो हम काम उससे करा सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इसका स्टेटमेंट 36 का सी हो जाएगा। रिगार्डिंग द पीकॉक तरंतुला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ ओमनिवोरस क्रस्टेशियन, नहीं पता मुझे है या नहीं है। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज़ ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज, ये भी मुझे नहीं पता ये है कि नहीं है। चलो, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज़ एन अर्बोरियल स्पेसीज। ओके, अब देख लो दोस्तों कि स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ना वो काफ़ी एक दूसरे से मिला हुआ है। कैसे? यहाँ कह रहा है कि इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज़ ओनली द लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया में ही इसका नेचुरल हैबिटेट है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन इट्स नेचुरल हैबिटेट
इट इज़ एन अर्बोरियल स्पेसीज। अर्बोरियल स्पेसीज मतलब वो स्पेसीज जो ट्रीज़ पे रहता है। तो नहीं, अब फॉरेस्ट में है तो ट्रीज़ पे रह सकता है। देख लो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 काफ़ी मिल रहा है, तो 1 2 3 ऑप्शन में है नहीं, तो 2 3 इसका आंसर होगा। ऐसे ही आपको काटना है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एग्जाम में ऐसा दिमाग चल जाए। फिर भी इसी चीज़ को प्रैक्टिस करना है कि इस तरीके से हमको ऑप्शंस को रिजेक्ट करना है। ऐसे ये पीकॉक तरंतुला ये एक स्पाइडर है मेरे ख्याल से, स्पाइडर है। कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन। नहीं, हमारा जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है ना, मेरे ख्याल से वो है 2.5 मैट्रिक टन, और सबसे ज़्यादा जो है वो कतर का है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कतर का है। तो ये ध्यान रखना कि 37 है शायद कतर का, 37 वर्ल्ड में, और इंडिया का 2.5। हम लोग एवरेज कार्बन एमिशन पर कैपिटा कार्बन एमिशन से भारत का कम है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम द फ्यूल कंबशन इंडिया रैंक सेकेंड इन एशिया पैसिफिक। बिल्कुल, चाइना के बाद जो है ना, चाइना के बाद भारत ही है, ये स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 एमिशन। बिल्कुल सही बात है, कोयला से आज भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 38 का सी। कैसेवा, जिंजर, मलाबार स्पिनच, मिंट, पपाया। टफ क्वेश्चन, स्किप कर दो दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसको, स्किप कर दो। आप इसको रिसर्च कर लेना क्या है, मुझसे ये नहीं बनेगा, मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। ऐसे मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 1 है, इसका 1 आंसर है। चलो 40 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस बाय ओशन। नहीं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है। ओशन प्रोड्यूसेस मोर, फाइटोप्लैंक्टन्स का काम ही है ना कि CO2 को ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना। तो टॉप पे कौन है, फाइटोप्लैंक्टन है। मैरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड, हाँ देखो आ गया, मैरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है दोस्तों, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि रेन फॉरेस्ट जो है वो डज नॉट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन ओशन। ओके, तो मैरीन फाइटोप्लैंक्टन क्या है ना, मैरीन फाइटोप्लैंक्टन और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ग्लोबल लेवल पे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कॉन्टेन सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन देन डैट इन द एटमोस्फेरिक एयर। सेवरल फोल्ड नहीं है स्टेटमेंट, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया कि सरफेस वाटर जो है वो सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन कैरी करता है दैन द एटमोस्फेरिक एयर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, सेवरल फोल्ड नहीं कैरी करता है। मैं आपको बता दूँ इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब सेम टू सेम जो सरफेस वाटर जो कंटेन करता है ना विल ऑक्सीजन, और जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो उसका दोनों का मात्रा सेम है। तो ये गलत 40 का बी। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आज का डिस्कशन यही था। हम लोग Day 2 कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड Day 2, और Day 3 के लिए हम लोग कल आराम से 41 से 60 तक करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने